नमस्कार दोस्तों, डिजिटल गुरुकुल में मैं श्रीकांत आप लोग सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, वो है भारत में वर्तमान कौन क्या है के बारे में। साथ ही उनसे जुड़े जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो सकते हैं या क्वेश्चन हो सकते हैं, हम लोग साथ में डिस्कस करते चलेंगे। और ये सेशन आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है दोस्तों, सो अंत तक मेरे साथ जरूर जुड़े रहें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला प्रश्न है कि हमारे भारत के राष्ट्रपति कौन है। तो ये तो सब आप लोग जानते ही होंगे कि हमारे देश के राष्ट्रपति हैं श्री रामनाथ कोविंद जी। जैसे आप लोग देख पा रहे हैं, ये श्री रामनाथ कोविंद जी हैं। अब इनसे क्या क्या प्रश्न बन सकता है। सबसे पहला प्रश्न हमारे दिमाग में आता है कि आखिर में देश का राष्ट्रपति होता कौन है। ये देश के प्रथम नागरिक होते हैं, हमारे देश का प्रथम नागरिक है श्री रामनाथ कोविंद जी। इसके अलावा ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आखिर में हमारे देश के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है। तो हमारे देश के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने दिनों का होता है दोस्तों? 5 साल का होता है। 5 साल का कार्यकाल होता है हमारे देश के राष्ट्रपति का। ठीक है, उसके अलावा ये जो रामनाथ कोविंद ने शपथ ग्रहण किया, ये हमारे देश के कितने नंबर के राष्ट्रपति हैं? ये हमारे देश के 14वें राष्ट्रपति है, यानी 14th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है श्री रामनाथ कोविंद जी। इसके अलावा श्री रामनाथ कोविंद के बारे में यह भी पूछा जा सकता है कि रामनाथ कोविंद हमारे देश के राष्ट्रपति के पहले क्या थे। वो बिहार के राज्यपाल थे। बिहार के राज्यपाल पद के बाद वो डायरेक्टली हमारे देश के 14वें राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने शपथ ग्रहण किया। ठीक है, तो इन्होंने शपथ ग्रहण तो किया। कब इन्होंने शपथ ग्रहण किया? रामनाथ कोविंद ने हमारे देश के राष्ट्रपति के रूप में 25 जुलाई 2017 को इन्होंने हमारे देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण किया है। इसके अलावा और क्या प्रश्न पूछा जा सकता है कि किसी देश के राष्ट्रपति को कौन शपथ ग्रहण करवाता है? तो शपथ ग्रहण करवाता है कि उसका सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा शपथ ग्रहण किया जाता है। तो रामनाथ कोविंद का शपथ ग्रहण किसने कराया? उस वक्त के जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे JS खेहर जी, उन्होंने इनका शपथ ग्रहण करवाया था। क्लियर है? और क्या प्रश्न बन सकता है दोस्तों इस प्रश्न के माध्यम से? अभी रिसेंटली आपको पता है कि राष्ट्रपति हो, चाहे उपराष्ट्रपति हो, चाहे राज्यपाल हो, उनके सैलरी को इंक्रीमेंट किया गया। कब? फरवरी 2018 को। तो ये प्रश्न पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया तत्काल एग्जाम में कि राष्ट्रपति का सैलरी कितना होता है। तो अगर फरवरी 2018 के पहले की बात की जाए तो एक राष्ट्रपति की सैलरी होती थी करीब 1.5 लाख रुपए। ठीक है, 1.5 लाख रुपए पर मंथ होती थी एक राष्ट्रपति की सैलरी। पर फरवरी 2018 के बाद वो सैलरी इंक्रीमेंट करके 5 लाख रुपए कर दी गई है। राष्ट्रपति की वर्तमान सैलरी 5 लाख रुपए है, याद रखिए। ठीक है, अगर 1951 की बात की जाए, ये पूछा तो नहीं जाएगा, फिर मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 1951 में अगर बात की जाए तो एक राष्ट्रपति की सैलरी मात्र 10,000 रुपए थी। और तत्काल में एक राष्ट्रपति की सैलरी कितना है दोस्तों? 5,000 रुपीज, 5 लाख रुपए एक राष्ट्रपति की सैलरी है। ये तो क्लियर है। इसके अलावा एक बच्चों का प्रश्न है कि हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जिनको कि भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कब भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? 1962 को हमारे देश के जो प्रथम राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद, उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो इतने सारे प्रश्न इस प्रश्न के माध्यम से बन सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करना मत भूलिए। साथ में आपको जो भी एजुकेशनल चैनल से या तो मीडिया से आप लोग जुड़े हुए हैं, चाहे फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो या कोई भी ग्रुप हो, एजुकेशनल ग्रुप हो, उसमें आप लोग मेरी वीडियो को शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि आपका लाइक, कमेंट और शेयर ही मुझे मोटिवेशन देता है और नए नए वीडियो लाने के लिए प्रोत्साहन देता है। तो अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है भारत में वर्तमान में हमारे राष्ट्रपति तो हम लोगों ने देख लिया, भारत में वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है अब हम लोग देखेंगे। तो भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है दोस्तों? वेंकैया नायडू जी। जैसे आप लोग पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये श्री वेंकैया नायडू जी हैं, यही हमारे भारत के तत्कालीन उपराष्ट्रपति है। तो इनसे क्या क्या प्रश्न बन सकता है? सबसे पहले जैसे कि राष्ट्रपति के बारे में हम लोगों ने देखा कि राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 साल का। तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? उपराष्ट्रपति का कार्यकाल भी राष्ट्रपति के कार्यकाल के समान ही 5 वर्षों का होता है। ये जो वेंकैया नायडू है, इन्होंने कब शपथ ग्रहण किया? 5 अगस्त 2017 को इन्होंने शपथ ग्रहण किया है उपराष्ट्रपति के पद के रूप में। ठीक है, हमारे देश के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी हमारे देश के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। और वेंकैया नायडू जी हमारे देश के कितने नंबर के उपराष्ट्रपति हैं अगर पूछा जाए दोस्तों? तो ये हमारे देश के 13वें उपराष्ट्रपति हैं, 13th
जो है उपराष्ट्रपति हैं हमारे देश के। ठीक है, 12वें नंबर के उपराष्ट्रपति कौन थे दोस्तों? हामिद अंसारी जी थे 12वें नंबर के उपराष्ट्रपति। इतना तो क्लियर हो गया। अब सबसे लास्ट प्रश्न जो इससे बन सकता है वो है वेतन के बारे में। राष्ट्रपति का वेतन तो हम लोगों ने देख लिया, तत्कालीन वेतन है एक राष्ट्रपति का 5 लाख रुपए। तो उपराष्ट्रपति का वेतन कितना है? 4 लाख रुपए तत्कालीन वेतन है। फरवरी 2018 के बाद संशोधित हुआ, उसमें 4 लाख रुपए दिया गया वेतन एक उपराष्ट्रपति का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हमारे देश के तत्कालिक अभी वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है, आपको बताना है। तो मुख्य न्यायाधीश हैं तत्कालीन हमारे दीपक मिश्रा जी। दीपक मिश्रा, आपको पता है कि एक मुख्य न्यायाधीश ही राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण करवाता है। तो हमारे हैं दीपक मिश्रा, जैसे आप लोग देख पा रहे हैं ये है दीपक मिश्रा। तो इससे क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं कि अभी तक कुल कितने न्यायाधीश हो चुके हैं हमारे भारत में? कुल 45 न्यायाधीश जो मुख्य न्यायाधीश अभी तक हो चुके हैं। तो हमारे जो दीपक मिश्रा जी हैं वो कितने नंबर के मुख्य न्यायाधीश है? वो 45वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में उन्होंने शपथ ग्रहण किया है। ठीक है, तो इसके पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? मतलब 44 सबसे पहले मुख्य न्यायाधीश के बारे में पहले बात कर लेते हैं। सबसे पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो एच.जे. कनिया जी सबसे पहले मुख्य न्यायाधीश थे, जिन्होंने 1950 यानी 1950 को ही शपथ ग्रहण किया था। कौन? एच.जे. कनिया जी, इन्होंने 1950 को शपथ ग्रहण किया था। और 45वें जो मुख्य न्यायाधीश है वो हमारे दीपक मिश्रा जी है। क्लियर है, 45वें तो दीपक मिश्रा हो गए। 44वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश कौन है दोस्तों? 44 में कौन थे? जगदीश सिंह खेर जी 44वें नंबर के जो मुख्य न्यायाधीश थे। और 45वें हैं कौन? दीपक मिश्रा जी। अच्छा, ये प्रश्न और बन सकता है कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, इसके अपॉइंटमेंट कौन करता है? इसके अपॉइंटमेंट करते हैं राष्ट्रपति। तो दीपक मिश्रा जी का अपॉइंटमेंट किसने किया? रामनाथ कोविंद जी ने इनका अपॉइंटमेंट किया। ठीक है, इसका सेवा समाप्त कब होगा? इन्होंने शपथ ग्रहण तो किया 2017 को, तो इनका समाप्त कब होगा? 2 अक्टूबर 2018 को इनका सेवा समाप्त हो जाएगा। 2 अक्टूबर 2018 तक आप लोग निश्चिंत रहिए मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा के रूप में। उसके बाद इनको नाम को आपको फिर चेंज हो जाएगा। अगला प्रश्न है जीएसटी के बारे में कि जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, आपको बताना है। जीएसटी के ब्रांड तत्कालिक एम्बेसडर है अमिताभ बच्चन जी, फिल्म स्टार अमिताभ बच्चन। ठीक है, तो अब इससे क्या क्या प्रश्न बन सकता है? सबसे पहले जीएसटी की बात करते हैं। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इससे क्या प्रश्न बन सकता है कि हमारे भारत में जीएसटी कब लागू हुआ, यानी जीएसटी दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? 1 जुलाई 2017 को हमारे देश भारत में जीएसटी लागू हुआ था, याद रखिए। फुल फॉर्म है इसका गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। क्लियर है, ठीक है। अब क्या प्रश्न बन सकता है? भारत का सबसे पहला स्टेट कौन सा था जहां पे जीएसटी लागू हुआ? वो था राज्य, जो जीएसटी लागू करने वाला राज्य था आसाम। हमारे देश के आसाम में सबसे पहले जीएसटी लागू हुआ। क्लियर है, ये तो हुई स्टेट की बात। अगर हम लोग देश की बात करते हैं कि सबसे पहले कौन से देश ने जीएसटी लागू किया, वो है फ्रांस। सबसे पहले जीएसटी लागू करने वाला देश है फ्रांस, और हमारे देश भारत के अंदर सबसे पहले जीएसटी लागू करने वाला राज्य है आसाम। क्लियर है, ठीक है। अब क्या प्रश्न बन सकता है? अब बन सकता है कि जीएसटी कितने प्रकार के होते हैं। जीएसटी मुख्यतः हमारे देश में जो लागू हुए हैं उसके अंदर 3 प्रकार के जीएसटी को डिवाइड किया गया है। कौन सा? एक तो है एसजीएसटी, ठीक है, जो कि लगाए जाते हैं स्टेट के द्वारा एसजीएसटी के नाम पे। दूसरा है सीजीएसटी, जो कि सेंट्रल के नाम पे लगाए जाते हैं सीजीएसटी। और तीसरा जो है वो कंबाइंड यानी इंटीग्रेटेड है, वो उसके नाम है कौन सा? आईजीएसटी। ठीक है, तीसरा है कौन सा? आईजीएसटी। सबसे पहले स्टेट के द्वारा लगाए जाने वाला एसजीएसटी, स्टेट्स गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के नाम से। दूसरा जो सेंट्रल के द्वारा लगाए जाने वाला है वो सीजीएसटी यानी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। और दोनों मिलाकर जो टैक्स लगाए जाते हैं वो है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जिसका नाम है आईजीएसटी। ये 3 प्रकार के टैक्सेस हैं ये जीएसटी के अंतर्गत। इतना क्लियर है। इसके अलावा क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि भारत में जो जीएसटी लागू किया गया उनका दर कितने का है? टोटल कितने दर हैं भारत की जीएसटी में? 5 दरों को शामिल किया गया है, यानी 5 रेट है। टैक्स के स्लैब के 5 रेट हैं। कौन से? 0% है, 5% है, 12% है और 18%। 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। ये 5 टैक्स स्लैब रखे गए हैं भारत की जीएसटी के लिए। ये तो हुई जीएसटी की बात। अब अगर पूछा जाए कि भारत में जो जीएसटी लागू किया गया वो जीएसटी का कौन सा मॉडल है, वो जीएसटी का डुअल मॉडल लागू किया गया है भारत में। क्लियर है, तो ये डुअल मॉडल किस देश से लिया गया है? ये डुअल मॉडल कनाडा से लिया गया है। तो अब जब डुअल मॉडल की बात हुई तो अब इससे
थोड़ा सा और डीप में प्रश्न पूछा जा सकता है कि ड्यूअल मॉडल अभी तक कितने देशों ने लागू किया है। तो अभी तक केवल कनाडा में लागू हुआ था, अब इंडिया लेके टोटल 2 देश जो हैं ड्यूअल जीएसटी लागू कर चुके हैं, भारत और कनाडा। यहां तक क्लियर हो गया। और क्या प्रश्न बन सकता है कि अभी तक कुल कितने देशों ने जीएसटी को लागू किया है। अभी तक कुल लगभग 160 देशों ने जीएसटी को लागू किया है अपने देश में। कितना? 160 देशों ने। 160 में हमारे देश भारत का टैक्स स्लैब सबसे ज्यादा है। मतलब ये जो टैक्स स्लैब रखा गया है 28% वाली, ये टैक्स स्लैब हमारे देश भारत का सबसे हाईएस्ट टैक्स स्लैब है। इससे ज्यादा टैक्स स्लैब किसी भी देश का नहीं है। प्रश्न में पूछा जाए कि विच कंट्री हैज द हाईएस्ट टैक्स स्लैब, तो है हमारा देश भारत 28%। सेकेंड नंबर पे जो है वो है अर्जेंटीना, उसका टैक्स स्लैब है 27% का। एक और ही बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न कि हमारे देश भारत में जो जीएसटी लागू किया गया वो किस एक्ट के अंतर्गत लागू किया गया। विच एक्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडियन जीएसटी, किस एक्ट के अंतर्गत लागू किया गया। तो एक्ट जो था वो 101, याद रखिए 101 जो एक्ट है उसके अंतर्गत लागू किया गया। आर्टिकल अगर पूछा जाए तो 279A आर्टिकल के अंतर्गत लागू किया गया। इसके अलावा अगर हेडक्वार्टर के बारे में पूछा जाए कि जीएसटी का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो जीएसटी का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। हमने यानी हमारे देश की जो राजधानी है वहीं जीएसटी का हेडक्वार्टर भी है। इसके अलावा चेयरमैन ऑफ जीएसटी काउंसिल के बारे में पूछा जाए तो भारत के वित्त मंत्री ही इस जीएसटी काउंसिल के चेयरमैन होते हैं। तो तत्काल में पीयूष गोयल जी टेम्पोरली अभी संभाल रहे हैं वित्त मंत्रालय को, इसलिए अभी तत्कालीन अगर पूछा जाए तो पीयूष गोयल को पदभार दिया गया है जीएसटी काउंसिल के चेयरमैन के रूप में। वैसे अरुण जेटली जी हैं, अरुण जेटली अस्वस्थ होने के कारण तत्कालिक पीयूष गोयल जी को जीएसटी काउंसिल के जो अध्यक्ष के रूप में भी नियुक्त किया गया है। अच्छा, एक और बात है थ्रेशोल्ड लिमिट के बारे में जीएसटी के, कि जीएसटी के थ्रेशोल्ड लिमिट जो है नॉर्मल स्टेट के लिए जो रखी गई है 20 लाख रुपए, और जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट है उसके लिए थ्रेशोल्ड लिमिट रखी गई है 10 लाख रुपए। आप लोग चाहेंगे तो मैं अलग से एक जीएसटी के लिए एक वीडियो बना दूंगा, आप लोग जरूर मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करना मत भूलिए। अगला प्रश्न है कि हमारे तत्कालीन विदेश सचिव कौन है, यानी फॉरेन सेक्रेटरी कौन है। तो विजय केशव गोखले, जैसे आप लोग देख पा रहे हैं विजय केशव गोखले ये तत्कालीन भारत के विदेश सचिव है यानी फॉरेन सेक्रेटरी हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न कि आखिर में एक विदेश सचिव का काम क्या है या होता कौन है। तो भारत के विदेशों से संबंध जितने भी संबंध हैं, चाहे डिप्लोमेसी हो, उन सब चीजों के लिए एक विदेश सचिव को नियुक्त किया जाता है। तो किसी विदेश सचिव नियुक्त किया जा सकता है जो कि ऑलरेडी बहुत से देशों का राजदूत हो रह चुका है, वैसे पर्सन को ही एक विदेश सचिव के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। ऑलरेडी एक राजदूत के लिए, मतलब एक राजदूत नहीं, मतलब बहुत सारे देशों के लिए उसे राजदूत के लिए ऑलरेडी नियुक्त किया जा चुका है, ऐसे पर्सन को सिलेक्ट किया जाता है और उसमें से एक विदेश सचिव को नियुक्त किया जाता है। तो तत्कालीन विजय केशव गोखले जी हमारे विदेश सचिव है। ठीक है, अब क्या प्रश्न बन सकता है कि आखिर में एक विदेश सचिव का कार्यकाल कितने दिनों का होता है। तो 2 साल का कार्यकाल होता है एक विदेश सचिव का। याद रखिए कितने दिनों का, 2 साल का कार्यकाल होता है। अभी तक कितने विदेश सचिव बन चुके हैं, अभी तक कुल 31 विदेश सचिव बन चुके हैं और हमारे तात्कालिक विदेश सचिव जो हैं वो 31वें नंबर के विदेश सचिव हैं। क्लियर है। यहाँ पे एक और प्रश्न बन सकता है कि हमारे देश के सबसे पहले विदेश सचिव कौन थे। तो केपीएस मेनन जी सबसे पहले विदेश सचिव थे जो कि अप्रैल 1948 में उन्होंने शपथ ग्रहण किया था। तो विदेश सचिव की जब बात करते हैं तो 1948 में अगर बोला जाए कौन थे विदेश सचिव, केपीएस मेनन सबसे पहले थे। तो उस वक्त के विदेश मंत्री कौन थे दोस्तों, उस वक्त के विदेश मंत्री थे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू। 30वें नंबर के विदेश सचिव कौन है, ये तो 31वें नंबर के क्लियर हो गया कि है हमारे विजय केशव गोखले। तो 30वें नंबर के कौन थे, एस जयशंकर जी। क्योंकि क्वेश्चन को ट्रिकी बनाने के लिए कुछ भी किया जा सकता है। इसके पहले के बारे में पूछा जा सकता है, प्रथम के बारे में पूछा जा सकता है और तत्काल के बारे में पूछा जा सकता है। ये 3 ही प्रश्न बनते हैं। इसके अलावा एक प्रश्न और बन सकता है नियुक्ति के बारे में कि आखिर में एक विदेश सचिव की नियुक्ति कौन करता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंतर्गत आता है और हमारे तत्काल में जो विदेश मंत्री है वो सुषमा स्वराज है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है इसरो के बारे में कि इसरो के तत्कालिक अध्यक्ष कौन है, आपको बताना है। तो तत्कालिक इसरो के अध्यक्ष है के सिवान। जैसे आप लोग देख पा रहे हैं ये है के सिवान, वो इसरो के अभी अध्यक्ष हैं। तो यहाँ से क्या प्रश्न बन सकता है, सबसे पहले इसरो के फुल फॉर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये एक भारत का रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जो बहुत ही पॉपुलर है। क्लियर है। इसके अलावा और क्या प्रश्न बन सकता है कि
जो ये इसरो के के है, इसका पूरा नाम क्या है? पूरा नाम है कैलाश यादव सिवान। इससे पहले कौन थे इसरो के अध्यक्ष? ये तो हैं अभी के। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? इसके पहले एएस किरण जी अध्यक्ष थे इसरो के। अच्छा, एक इसरो के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने दिनों का होता है? कार्यकाल होता है इसरो के अध्यक्ष का 3 साल का। 3 साल का कार्यकाल होता है। इसके अलावा इसरो की जब बात करते हैं तो उसके हेडक्वार्टर के बारे में पूछा जा सकता है कि इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है। मैंने बहुत बार आपको बताया है, इसरो का हेडक्वार्टर है बेंगलुरु यानी कर्नाटक में। अच्छा, इसरो के फाउंडर कौन थे? फाउंडेशन किसने किया था? फाउंडर थे विक्रम साराभाई। कब फाउंडेशन हुई थी इसरो की? 15 अगस्त 1969 यानी 1969 को इसरो का फाउंडेशन हुआ था। याद रखिए, 15 अगस्त 1969 यानी 1969 को, यानी अभी से लगभग 48 साल पहले इसरो का फाउंडेशन हुआ था। इतनी सारी बातें आपको याद रखनी है इस प्रश्न के माध्यम से। अगला प्रश्न है कपड़ा मंत्रालय के द्वारा, यानी जिसे वस्त्र मंत्रालय कहा जाता है, तो तत्काल के कपड़ा मंत्री कौन है यानी टेक्सटाइल मिनिस्टर कौन है? स्मृति ईरानी है। इनका पूरा नाम है स्मृति जुबिन ईरानी। ये तत्काल में मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल है। तो इससे क्या क्या प्रश्न बन सकता है? तो जब कपड़ा मंत्रालय की बात आई है तो यहाँ पे पूछा जा सकता है कि हेडक्वार्टर कहाँ है कपड़ा मंत्रालय का? तो इसके हेडक्वार्टर है उद्योग भवन नई दिल्ली। इसके अलावा एक और प्रश्न दोस्तों, हाल ही में एक स्कीम लॉन्च किया गया जिस स्कीम का नाम रखा गया समर्थ स्कीम। तो आपको बताना है कि ये जो समर्थ स्कीम है, समर्थ स्कीम किसके द्वारा लॉन्च किया गया, किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया? स्पेलिंग बता दो दोस्तों, SAMARTH। ये स्कीम थी, रिसेंटली लॉन्च की गई। तो किस मिनिस्ट्री के द्वारा ये लॉन्च किया गया? ये जो लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के द्वारा ही लॉन्च किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है और इसके द्वारा जो स्कीम है ये कैपेबिलिटी बिल्डिंग की जाने की कोशिश की जा रही है अनस्किल्ड जो लेबर है उसको स्किल्ड बनाने के लिए, ताकि वीविंग के लिए हो या छोटे मोटे काम के लिए हो, उन्हें स्किल डेवलपमेंट किया जा सके और कपड़ा मंत्रालय कपड़ा को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा मिल सके। स्पेशली जो फोकस्ड किया गया है इसके द्वारा हैंडलूम सेक्टर को, हैंडीक्राफ्ट सेक्टर को, इसके साथ साथ जूट सेक्टर को इस स्कीम के तहत यानी समर्थ स्कीम के तहत जो है वो कवर किया गया है। अगला जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि हमारे तत्कालिक इस्पात मंत्री कौन है, यानी मिनिस्ट्री ऑफ स्टील कौन है तत्काल में? तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टील है चौधरी बीरेन्द्र सिंह। जैसे आप लोग देख पा रहे हैं ये है चौधरी बीरेन्द्र सिंह, ये तत्काल में मिनिस्ट्री ऑफ स्टील है। तो यहाँ से और क्या प्रश्न बन सकता है कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के हेडक्वार्टर कहाँ है? तो सिमिलरली उद्योग भवन न्यू दिल्ली में है। इसके अलावा ये एक पीएसयू सेक्टर को जो संभालती है वो है इस्पात मंत्रालय के द्वारा ही संभाला जाता है। तो एक प्रश्न और में भी आपसे पूछा जा सकता है कि सेल, आपको पता है कि एक पीएसयू सेक्टर है, क्लियर है, और ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? ये इस्पात मंत्रालय के अंतर्गत आता है। सेल का फुल फॉर्म क्या है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो सेल के डायरेक्टर कौन है तत्काल में दोस्तों? सेल के डायरेक्टर है तत्काल में अतुल श्रीवास्तव जी। तो इस तरह से क्वेश्चन को ट्विस्ट करके थोड़ा पूछा जा सकता है। जैसे कि मान लो ये वेल है BHEL, इसके डायरेक्टर के बारे में पूछ लिया जाए, ONGC के डायरेक्टर के बारे में पूछ लिया जाए, इस तरह BEL के डायरेक्टर के बारे में पूछ लिया जाए, इस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इन सब चीजों को आप लोग एक बार जरूर गो थ्रू कर लीजिए। तत्काल में कोल इंडिया की चेयरमैन की नियुक्ति की गई। तो आपको कमेंट बॉक्स पे कमेंट करना है। अगर आप लोग रेगुलरली मुझे फॉलो कर रहे हैं तो मैंने बहुत ही डिटेल से बताया कि कोल इंडिया के रिसेंटली चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया। तो जरूर मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करना मत भूलिए कि कोल इंडिया के चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया। कोल इंडिया कौन सी कैसी कंपनी है दोस्तों? कोल इंडिया जो है एक महारत्न कंपनी है। कंपनियों को आपको पता है 3 भागों में डिवाइड किया गया है, एक महारत्न कंपनियों में, नवरत्न कंपनियों और मिनी रत्न कंपनियों में। अगला प्रश्न है कि हमारे तत्कालीन कृषि मंत्री कौन है, यानी एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है? तो राधे मोहन सिंह। जैसे आप लोग देख पा रहे हैं राधे मोहन सिंह हमारे देश के तत्कालीन जो है वो कृषि मंत्री है। तो इससे क्या क्या प्रश्न बन सकता है दोस्तों? इससे प्रश्न बन सकता है जैसे कि कब फाउंडेशन हुई थी इस मंत्रालय की, यानी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर की। इसकी स्थापना हुई थी 1947 को। हमारे देश की आजादी के वर्ष ही इसकी स्थापना हुई थी 1947 को। इसकी मिनिस्ट्री की मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर की। तो इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसके हेडक्वार्टर है नई दिल्ली कृषि भवन में। सबसे पहले कृषि मंत्री कौन थे? सबसे पहले कृषि मंत्री थे हमारे राजेंद्र प्रसाद जी। इसका अलावा एक चीज बता दूं दोस्तों, इस मंत्रालय के अंतर्गत ही डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, हस्बेंड्री, डेयरी एंड फिशरी आते हैं। इसके अलावा और क्या क्या प्रश्न बन सकता है कि तत्कालिक कौन कौन सी योजनाएं जो लागू की गई कृषि मंत्रालय के लिए? तो तत्कालिक सबसे बड़ी जो योजना लागू की गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा खरीफ फसलों के लिए, कौन सी योजना जो लागू की गई? MSP
यानी जो न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है उसकी वृद्धि कर दी गई और अब जो फसलों के लिए, जो खरीफ फसलों के लिए 1.5 गुना ज्यादा एमएसपी मिलेगी किसानों को। तो ये स्कीम लॉन्च की गई रिसेंटली कृषि मंत्रालय के द्वारा। कितनी मिलेगी, कितने गुना मिलेगी एमएसपी? 1.5 गुना। तो ये प्रश्न बन सकता है कि अभी जो स्कीम लागू की गई कौन सी एमएसपी के लिए, वो किस मंत्रालय के द्वारा लागू की गई? ये कृषि मंत्रालय के द्वारा लागू की गई। एमएसपी में कितने प्रतिशत जो है बढ़ोतरी की बात की गई? 1.5%, 1.5 टाइम्स जो है आपको एमएसपी में इंक्रीमेंट कर दिया गया 2018-19 के खरीफ के फसलों के लिए नरेंद्र मोदी के द्वारा। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट स्कीम लॉन्च की गई एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के द्वारा, वो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत जो है वो लागू की गई। इसके अलावा और कौन सी लागू की गई? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत जो लागू की गई कुसुम योजना लागू की गई। इसके अलावा कुसुम योजना किसके लिए है? सोलर पंप जो है वो सोलर पंप फ्री में सब्सिडी में देने के लिए कुसुम योजना लागू की गई। इसके अलावा जो उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा मुख्यमंत्री कृषि उद्योग योजना लागू की गई, जिसमें कि सब्सिडी लोन दिया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा, उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा किसानों को। इसके अलावा एक जो बहुत बड़ी योजना है, रिसेंटली मैंने डिस्कस भी किया है आप लोगों के सामने, कि आपको बताना है कि रैयत बंधु योजना जो है, रैयत बंधु स्कीम जो है वो किस गवर्नमेंट के द्वारा लागू की गई। तो ये जो रैयत बंधु स्कीम है ये लागू की गई तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा। आखिर में ये रैयत बंधु स्कीम क्या है? ये इन्वेस्टमेंट सपोर्ट स्कीम है कि गवर्नमेंट जो है वो फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करेगी लगभग 8,000 रुपये पर ईयर। कुल 58 लाख किसानों को फायदा पहुंचेगा और इससे लगभग 1.5 करोड़ या तो लगभग 1.42 करोड़ एकर्स फार्मिंग लैंडों को इनसे फायदा पहुंचेगा। कौन से? रैयत बंधु स्कीम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रैयत बंधु स्कीम किस स्टेट के द्वारा लॉन्च किया गया? ये तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया। वीडियो ज्यादा लंबा हो रहा है, मैं इसे 3 पार्ट में कवर करूंगा क्योंकि ज्यादा बड़ा वीडियो बनाने से आपको भी देखने में परेशानी होती है। ये इसका फर्स्ट पार्ट है, मैं सेकंड पार्ट जल्दी ही अपलोड कर दूंगा। तो दोस्तों मेरे साथ जुड़े रहिए। अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले ताकि मेरे आने वाली वीडियोस आप लोगों तक जल्दी से जल्दी पहुंच पाए। इसके साथ साथ लाइक करना मत भूलिए और जितने भी साइट आपके पास जो भी है, चाहे फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, उसमें शेयर करना मत भूलिए। साथ साथ आपका आज का प्रश्न है, आपको बताना है कि राज्यपाल की, किसी भी राज्य के राज्यपाल की सैलरी कितनी होती है। साथ में राज्यपाल को शपथ ग्रहण कौन करवाता है। एक और चीज आपको बताना है कि राष्ट्रपति की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। नियुक्ति इन द सेंस कि किसके द्वारा राष्ट्रपति को चुना जाता है, आपको बताना है। वोटिंग सिस्टम ऑफ राष्ट्रपति के बारे में, डायरेक्टली राष्ट्रपति की नियुक्ति के बारे में, यानी आप मुख्य न्यायाधीश मत लिख दीजिएगा, किस प्रकार से चुना जाता है, यानी सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है एक राष्ट्रपति का, आपको बताना है। मैं जल्द ही लौटूंगा नए इन्फॉर्मेशन, नई नॉलेज के साथ। तब तक मेरे साथ जुड़े रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।